ज्योति सुबह पेशेंट को देखने के लिए राउंड पर निकली ही थी कि एकाएक बेड पर मालती को देखकर रुक गई। पहले तो उसे ऐसा लगा कि उसे कुछ वहम हुआ है, लेकिन फिर उसने ध्यान से देखा और वह उसकी ननद मालती ही थी। मालती को इस तरह से हॉस्पिटल के बेड पर कैंसर वार्ड में देखकर ज्योति हैरान हो गई। अच्छी खासी हट्टी कट्टी मालती आज बिल्कुल सूख कर काटा हो चुकी थी। खैर, ज्योति वहां से आगे बढ़कर अपने पेशेंट को देखने चली गई, लेकिन उसका दिमाग अतीत की गहराइयों में जा चुका था। अपना राउंड खत्म करके और अपने पेशेंट का हालचाल लेकर ज्योति अपने केबिन में आ चुकी थी और नर्स से पूछ लिया, क्या उसकी कोई अपॉइंटमेंट्स हैं? नर्स ने बोला, हाँ 10 बजे से उसके कुछ अपॉइंटमेंट्स हैं। तो ज्योति ने बोला, अगर कोई इमरजेंसी नहीं है तो मेरे आज के अपॉइंटमेंट्स कैंसिल कर दो। मेरा दिल नहीं कर रहा, तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। नर्स ने बोला, ठीक है मैडम, 3 पेशेंट थे, उन्हें डॉक्टर साहिल को ट्रांसफ़र कर देती हूँ और कोई खास इमरजेंसी तो अभी है नहीं। तो ज्योति ने बोला, ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, मैं घर जा रही हूँ। मैंने हॉस्पिटल में एडमिट अपने पेशेंट्स के राउंड ले लिए हैं और देख लिया है, अगर कोई इमरजेंसी होगी तो मुझे बुला लेना, वैसे तो सब ठीक ही है। कहकर ज्योति अपने घर की तरफ निकल पड़ी। ज्योति शहर की जानी मानी हार्ट स्पेशलिस्ट थी और शहर के सबसे बड़े अस्पताल में काम करती थी, लेकिन आज अपने हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में अपनी ननद मालती को देखकर वह भी इतनी दयनीय अवस्था में ज्योति को यकीन नहीं हो रहा था। घर पहुंचकर उसका सर बहुत दर्द कर रहा था। उसने अपनी मेड से 1 कप गर्मा गर्म चाय बनाकर लाने को कहा और खुद बेडरूम में जाकर कपड़े चेंज करके लेट गई। लेकिन ज्योति का मन बहुत बेचैन था। मेड चाय बनाकर ला चुकी थी। ज्योति ने उससे कहा कि मैं कुछ देर आराम करना चाहती हूँ, मुझे बिल्कुल डिस्टर्ब मत करना। जब मैं उठूंगी खुद जाकर खाना खा लूंगी और आज मैं दिन भर घर पर ही रहूंगी, तो तुम शाम का भी खाना बनाकर चाहे तो अपने घर जा सकती हो। ज्योति ने फुल टाइम मेड रखी हुई थी जो ज्योति के घर में ही रहती थी और कभी कभी अपने घर जा पाती थी। इसलिए मेड भी बहुत खुश हो गई कि आज मैडम की छुट्टी है, तो चलो मैं भी अपने घर हो आती हूँ। और उसने मैडम से बोला, ठीक है मैडम, मैं शाम का भी खाना बनाकर रख देती हूँ, आप माइक्रोवेव में गर्म करके खा लेना और मैं सारे काम निपटा कर बाहर से लॉक लगाकर चली जाऊंगी। अंदर आपके पास दूसरी चाबी तो है ही। ज्योति ने बोला, हाँ ठीक है, तुम चली जाओ। और ज्योति चाय पीकर आराम करने लगी। आज वह किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी, क्योंकि उसका मन बहुत बेचैन हो उठा था। उसे नींद भी कहाँ आने वाली थी। मालती को अस्पताल में देखने के बाद ज्योति को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। क्या वह मालती के दुख में दुखी हो या वह यह सोचे कि उसे उसके किए की सजा मिली है। खैर, ज्योति ने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचने का ठान लिया, लेकिन फिर भी उसका मन अतीत की गहराइयों में बार बार जा रहा था। ज्योति आज से 15-20 साल पहले पहुंच चुकी थी, जब वह और उसका पति मयंक एक ही कॉलेज से MBBS कर रहे थे। MBBS करते करते दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और साथ जीवन गुजारने का संकल्प ले लिया था। MBBS के बाद ज्योति ने एक कार्डियोलॉजिस्ट बनना पसंद किया और मयंक ने ऑर्थोपेडिक सर्जन। पर क्योंकि दोनों ही डॉक्टर के पेशे में थे, तो दोनों का अच्छा सामंजस्य था और अपनी पढ़ाई पूरी करके दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। ज्योति अपने माँ बाप की इकलौती बेटी थी। मयंक की एक बहन मालती थी, जो कि शादीशुदा थी पर पति से अलग रहती थी और मायके में ही रहती थी, क्योंकि उसकी अपने पति से कभी नहीं बनी। खैर, ज्योति विदा होकर मयंक के घर आ चुकी थी, लेकिन कुछ दिन ही बीते होंगे मयंक के घर में। ज्योति को समझ में आने लगा था कि उसकी नयन मालती उसका घर कभी नहीं बसने देगी, क्योंकि वह खुद अपना घर तो तोड़कर मायके में बैठी हुई है और बात बात पर ज्योति और मयंक के बीच दूरियां पैदा करने की कोशिश करती थी, जिसमें कि ज्योति की सास यानी कि मयंक की माँ भी उसका पूरा साथ देती थी। ज्योति की शादी के कुछ दिनों बाद ही उसकी ननद मालती का अपने पति से तलाक भी हो गया, तो उसकी ननद मालती और भी ज्यादा ज्योति और मयंक के रिश्ते से चिढ़ने लगी थी। मयंक को मालती ने भावनात्मक रूप से अपने पक्ष में कर रखा था और अपने जीजा के खिलाफ इतना ज्यादा भड़का रखा था कि मयंक की नज़र में उसके जीजा ने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। जबकि इतने दिनों में ज्योति को समझ में आ चुका था कि मालती का जो स्वभाव है, उसके पति ने उसकी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, बल्कि उसने अपने पति की ज़िंदगी बर्बाद की होगी। ज्योति को लगता था कि यह सब कुछ कम पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों के घरों में होता है कि भाई भाभी की ज़िंदगी में ननद और सास मिलकर जहर घोलते हैं, और हम लोग तो काफ़ी हाई क्लास और पढ़े लिखे लोग हैं, हम दोनों डॉक्टर हैं। ज्योति के ससुर जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं थे, वह भी शहर के जाने माने डॉक्टर थे और ज्योति की ननद मालती, वह भी एक बहुत बड़े प्राइवेट बैंक में मैनेजर की पोस्ट पर थी। बहुत ही अच्छी एजुकेटेड फैमिली थी पूरी। और ज्योति की ननद मालती का पति भी एक मल्टीनेशनल कंपनी में GM के पद पर कार्यरत था। ज्योति को समझ में नहीं आ रहा था इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद कोई ऐसा व्यवहार कैसे कर सकता है, क्योंकि ज्योति का यह सोचना था कि इस तरह का व्यवहार अनपढ़ घरों में होता है। लेकिन अब ज्योति को समझ में आ चुका था, ऐसा कुछ नहीं होता। जिसका स्वभाव जैसा होता है, वह कितना भी पढ़ा लिखा हो, उसका स्वभाव नहीं बदल सकता। और मालती उनमें से ही एक थी
वह बात बात पर ज्योति और मयंक के बीच गलतफहमियां पैदा कर देती। मयंक के कान में बार बार यह डालती रहती कि क्योंकि वह मायके में रहती है तो ज्योति उसे नापसंद करती है, और मयंक इस बात को लेकर ज्योति से लड़ता, जबकि ज्योति ऐसा कुछ भी नहीं करती थी। ज्योति मयंक से बोलती भी थी, मैं क्यों ऐसा करूंगी, मैं कौन सा उनका खर्चा चला रही हूँ, वह तो खुद अच्छे पोस्ट पर काम करती हैं और किसी के ऊपर आश्रित नहीं है, जब चाहे तब अपना घर खरीद सकती हैं, तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगी। लेकिन मयंक की माँ भी अपनी बेटी की तरह बेटे को उसकी बीवी से अलग करवाने की कोशिश में लगी रहती। सच्चाई यह थी कि मालती का अपना घर तो बसा नहीं था। अपनी घटिया हरकतों के कारण मालती के घर टूटने का मुख्य कारण यह था कि वह चाहती थी उसका पति सिर्फ और सिर्फ उसका होकर रहे, अपने माँ बाप भाई बहन से बात भी ना करे, जो कि संभव नहीं था। इसलिए रोज रोज की लड़ाइयों से तंग आकर मालती के पति ने उससे बोल दिया था कि तुम चाहो तो अपना रास्ता चुन सकती हो, तुम्हारे साथ गुजारना बहुत मुश्किल है, और वैसे भी तुम किसी पर आश्रित तो हो नहीं, लेकिन तुम्हें खुश करने के लिए मैं अपने माँ बाप भाई बहन को छोड़ दूँ, उनसे कोई संपर्क न रखो, या तो कोई बात नहीं हुई। और मालती भी अपने मायके आकर बैठ गई थी और अपने रिश्ते को तिलांजलि दे दी थी। इसलिए अब मालती को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि मयंक और ज्योति का घर बसे। वह चाहती थी कि जैसे उसका घर टूट गया वैसे उसके भाई और भाभी का घर भी टूट जाए, क्योंकि वह उन्हें देखकर उसे बहुत जलन होती थी। मयंक कभी यह समझ ही नहीं पाया कि उसकी बहन का घर नहीं बस पाया, उसका कारण उसका जीजा नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन है। मालती की माँ यानी कि ज्योति की सास, वह भी अपनी बेटी को खुश करने के लिए हर कदम पर उसके गलत हरकतों में भी उसका साथ देती थी। जब भी मयंक और ज्योति आपस में थोड़ा हंस बोल लेते, तुरंत ही मालती को अजीब सी जलन होने लगती और वह कुछ ना कुछ ऐसा करती कि फिर कुछ ही देर के बाद मयंक और ज्योति की भयानक लड़ाई हो जाती। और फिर मालती की माँ मुस्कुराते हुए ज्योति की ओर ऐसे देखते और उसे इशारों इशारों में बता देती कि मेरे रहते तू अपने पति के साथ कभी खुश नहीं रह सकती। ज्योति ने एक दिन सीधा सीधा मालती से पूछ लिया कि आप ऐसा क्यों कर रही हो, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मैं बहुत दिनों से गौर कर रही हूँ, आप जानबूझकर मेरे और मयंक के बीच दूरियां पैदा कर रही हैं। तो मालती ने खुल्लम खुल्ला बोल दिया, हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं कभी भी तुम्हें चैन से नहीं रहने दूंगी, मैं कभी तुम्हारा घर नहीं बसने दूंगी। जब मेरा घर नहीं बसा तो मैं किसी और का घर भी नहीं बसने दूंगी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कोई अपने जीवन में खुश रहे, खास करके कोई दूसरी औरत मेरे घर में आकर मेरे भाई के साथ खुश रहे, या तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। ज्योति को समझ में आ गया था कि मालती साइको टाइप की औरत है जो अपना पूरा परिवार तो तोड़ चुकी है, अब अपने भाई का परिवार भी कभी नहीं बसने देगी। ज्योति ने बहुत कोशिश की अपना परिवार मालती की नज़रों से बचाकर रखने की, लेकिन मालती ने मयंक को इमोशनली ब्लैकमेल करके पूरी तरह से अपने कब्जे में रखा हुआ था, और मयंक कभी भी मालती को गलत मान ही नहीं सकता था, बल्कि उसके पति की सताई हुई एक औरत समझता था, एक सीधी सादी औरत जो ससुराल और पति की सताई हुई है। और मालती की माँ भी मालती को यही समझती थी, जबकि मालती खुद बहुत ही नीच औरत थी। और मालती की माँ मालती को खुश करने के लिए ज्योति के साथ बुरा करती थी, लेकिन ज्योति मयंक के सामने कभी भी यह साबित नहीं कर पाती थी कि उसकी माँ और बहन उसके साथ कितना बुरा कर रही हैं। ज्योति को समझ में आ गया था इन लोगों के साथ गुजारा मुश्किल है। ऐसे तो ज्योति और मयंक हॉस्पिटल में पूरा दिन गुजारते, लेकिन जब भी वह कभी घर पर होते कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता कि उसकी और मयंक की लड़ाई हो जाती, जिसमें माँ बेटी मिलकर आग में घी डालने का काम करते और फिर अकेले में ज्योति को सीधा सीधा ओपन चैलेंज देते कि तुम्हें इस घर से निकाल कर रहेंगे। ज्योति को लगता कि नयन तो ठीक, लेकिन एक माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, अपनी बेटी को खुश करने के लिए अपने बेटे की खुशियाँ कुर्बान कर रही है। लेकिन ज्योति को कभी समझ में नहीं आता। वजह यह थी कि मयंक की माँ को लगता था मेरी बेटी बहुत दुखी है, और अगर उसके सामने मेरे बेटे बहुत खुश रहेंगे तो उसका दुख और भी बढ़ जाएगा, इसलिए वह अपनी बेटी के हर सही गलत में उसका साथ देती रहती थी। और मयंक को दोनों माँ बेटी ने भावनात्मक रूप से अपने कब्जे में कर रखा था। ज्योति को समझ में आ चुका था कि मयंक अपने माँ और बहन के चंगुल में बुरी तरह से फंसा हुआ है, और वह कुछ भी कर ले वह उसकी बातों को कभी सच नहीं मानेगा। इसलिए ज्योति ने अब कुछ भी न बोलना का सोच लिया था, वह अपने काम से काम रखती। इसी बीच मालती रोज ज्योति के लिए कोई ना कोई नया बखेड़ा खड़ा करती रहती और रोज ज्योति और मयंक के बीच लड़ाई करवाती रहती, जिसमें ज्योति की सास भी अपनी बेटी का बढ़ चढ़ कर साथ देती। ज्योति के लिए अब यह सारी चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। ज्योति ने बहुत कोशिश की अपना रिश्ता बचाने की, मयंक को कई बार याद दिलाया कि हमने लव मैरिज की है ना कि अरेंज मैरिज, तब मैं तुम्हें इतनी पसंद थी, तो अब ऐसा क्या हो गया कि मैं तुम्हें गलत लगती हूँ। लेकिन मयंक ज्योति की किसी बात पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था ज्योति उसकी माँ और बहन को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ज्योति ने सब कुछ तकदीर के भरोसे छोड़ दिया था। एक दिन ज्योति को पता चला कि वह प्रेग्नेंट है। ज्योति को एक नई उम्मीद जाग गई अपना रिश्ता बचाने की, और ज्योति को ऐसा लगने लगा कि अब उसका और मयंक का रिश्ता बच जाएगा। लेकिन ज्योति ने सपने में भी नहीं सोचा था कि मालती और उसकी माँ इस हद तक गिर जाएंगे
कि एक माँ अपने ही बेटे की औलाद को और एक बहन अपने ही भाई की औलाद को खत्म कर देगी। ज्योति खुद एक डॉक्टर थी, लेकिन वह इन माँ बेटी के चंगुल में फंस गई और इनके बिछाए जाल को समझ न सकी। एक दिन सुबह ज्योति दूध पीकर अपने रूम में आराम करने गई। एकाएक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसे तुरंत अस्पताल जाना पड़ा, जहाँ उसका अबॉर्शन हो गया। बहुत दुख हुआ ज्योति को, लेकिन उसने ऐसा कभी नहीं सोचा था कि उसकी सास और ननंद उसके साथ इतना घटिया खेल खेल सकती है। हुआ यह था कि उसकी ननंद मालती ने किसी केमिस्ट से अबॉर्शन की गोलियां लाकर उसके दूध में मिला दी थी और उस दूध को ज्योति ने पी लिया था। कोई इस हद तक साजिश कैसे कर सकता है? यह बात तो ज्योति सोच भी नहीं सकती थी। और ज्योति का अबॉर्शन हो जाने के बाद एक दिन मालती ज्योति के कमरे में गई और बोली, तुम्हें क्या लगता था तुम बच्चा पैदा करके मेरे भाई को अपने कब्जे में कर लोगी? तुम्हें लगता है कि तुम्हें ऐसा कुछ मैं करने दूंगी? तुम्हें कभी बच्चा नहीं होगा। तुमने सोच क्या रखा है? बच्चे को आगे करके तुम इस घर की मालकिन बन जाओगी। अब ज्योति को समझ में आ चुका था कि उसका अचानक अबॉर्शन कैसे हुआ, और वह बहुत जोर से चिल्लाई, तुम इतनी नीच औरत हो सकती हो? एक औरत होकर एक अजन्मे बच्चे की जान ले ली। कोई इतना नीचा कैसे गिर सकता है? तब तक ज्योति की सास भी कमरे में आ चुकी थी और सारी बातें सुन चुकी थी, लेकिन अपनी बेटी की गलती जानने के बाद भी वह चुप थी। तो ज्योति ने बोला, कैसी औरत है आप? अपनी बेटी को खुश करने के लिए अपने बेटे के बच्चे की जान ले ली। अब आप सब कुछ जान चुकी हैं, फिर भी अपनी बेटी को कुछ नहीं बोल रही। ज्योति की सास ने बोला, क्योंकि मुझे मेरी बेटी तुमसे ज्यादा प्यारी है। उसे मैंने जन्म दिया है, वह मेरी बेटी है, मेरी कोख से पैदा हुई है। तब ज्योति ने गुस्से से तिलमिलाते हुए बोला, और आपका बेटा, वह क्या किसी और की कोख से पैदा हुआ था? ज्योति की सास ने बोला, नहीं, वह भी मेरा बेटा है। और तुम्हें क्या लगता है मेरे बेटे से कम प्यार करती हूँ? मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन किसी दूसरे घर से आई हुई औरत यह सोचे कि वह मेरे बच्चों के पिता की संपत्ति पर बैठकर मालिकाना हक जताएगी, तो यह मैं कभी नहीं होने दूंगी। हाँ, मेरे बेटे का बच्चा नहीं रहा, इस बात का दुख है मुझे, लेकिन कोई बात नहीं, बच्चे तो और हो जाएंगे, लेकिन तुझसे नहीं। तेरी जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस घर में नहीं चलेगी। मैं तो तेरा रिश्ता तुड़वा कर रहूंगी और फिर अपने हिसाब से किसी गरीब घर से एक अनपढ़ लड़की को इस घर में ब्याह कर लाऊंगी, जो मेरे बेटे का बच्चा पैदा करेगी और मेरे कुल को आगे बढ़ाएगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मेरी और मेरी बेटी की नौकरानी बनकर। इस घर पर मालिकाना हक सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी और मेरे बेटे का रहेगा, और उसके बाद मेरे बेटे के बच्चों का। किसी और घर से आई हुई लड़की यह सोचे कि वह इस घर की मालकिन है, यह तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। पहले तुझे इस घर से भगाऊंगी, उसके बाद देखना किसी ऐसी लड़की को इस घर में अपने बेटे की बीवी बनाकर लाऊंगी, जो हमारे पाँव की जूती बनकर रहेगी और इस खानदान का वारिस भी देगी, लेकिन इस घर की मालकिन खुद को कभी नहीं समझेगी और हमारी गुलाम बनकर रहेगी। ज्योति ने बोला, छी, इतनी घटिया सोच है। आप जैसे घटिया लोगों के साथ मुझे रहना भी नहीं। आपकी घटिया सोच आपको मुबारक हो, लेकिन आपको क्या लगता है इन छोटी मोटी लड़ाइयों से मयंक मुझे छोड़ देगा और इतनी आसानी से आपका रास्ता खाली हो जाएगा? मालती ने बोला, उसका इंतजाम भी हमने कर लिया है। तब तक मयंक अपने कमरे में आ रहा था। ज्योति को कुछ समझ में नहीं आया मालती क्या बोल रही है, और मयंक के आते ही मालती और उसकी माँ ने अपनी नौटंकी शुरू कर दी और ज्योति के ड्रॉर से अबॉर्शन की पिल्स निकालकर मयंक को दिखा दी और बोला, देख, तू अपने बच्चे की जान जाने का दुख मना रहा है और तेरी पत्नी ने खुद दवाई खाकर अपना बच्चा गिराया है। सोच ले कितनी नीच औरत है यह। ज्योति ने सपने में भी नहीं सोचा था यह दोनों माँ बेटी इस तरह का खेल रच सकती हैं। ज्योति ने बहुत उम्मीद से मयंक की तरफ देखा, लेकिन मयंक ने एक जोरदार थप्पड़ ज्योति के गाल पर लगा दिया कि तुम इतनी नीच और घटिया हरकत कैसे कर सकती हो कि मेरे बच्चे की जान ले ली। ज्योति को समझ में आ चुका था कि मयंक एक महामूर्ख प्राणी है, जिसे उसकी माँ और बहन जैसी पट्टी पढ़ाती है उसी को वह सच मानता है और अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं करता। इसलिए ज्योति ने बिना कोई प्रत्युत्तर दिए अपना सामान बांधा और बोली, मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे महामूर्ख प्राणी के साथ जीवन बिताना मेरी मूर्खता होगी। तुम अपनी मूर्खता के साथ अपनी माँ और बहन की खातिरदारी में लगे रहो और अपना जीवन नर्क बना लो। मुझे अपना जीवन नर्क नहीं बनाना, लेकिन हाँ, जाते जाते मैं इस माँ और बेटी को अपने दिल की गहराइयों से बद्दुआ देकर जा रही हूँ। यह वह दिन देखेंगे कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी, और वह दुख झेलेंगी जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा होगा। यह मेरे दिल के गहराइयों से इन माँ और बेटी को मेरी बद्दुआ है, कहकर ज्योति हमेशा के लिए वहां से चली गई। कुछ समय के बाद ज्योति और मयंक का आपसी समझौते से तलाक भी हो गया, लेकिन ज्योति ने डॉक्टर होते हुए, एक पढ़ी लिखी औरत होते हुए भी अपने दिल की गहराइयों से एक माँ और बेटी के लिए बद्दुआ निकाली थी, जबकि उसे पता भी नहीं था कि कभी कोई बद्दुआ असर करती भी है या नहीं। और आज मालती को अपने हॉस्पिटल के कैंसर वार्ड में यूं दर्द से तड़पता देखकर उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या प्रतिक्रिया दे। वह एक डॉक्टर होने के नाते उन्हें सांत्वना दे या उसकी जिंदगी बर्बाद करने वाली एक नीच औरत को उसके कर्मों की सजा मिल रही है, यह सोचकर खुश हो। फिर भी एक बार मिलना तो बनता ही था,
क्योंकि इसमें ज्योति का तो कोई दोष था नहीं, तो वह क्यों उनसे भागती। अगले दिन ज्योति अपने समय पर अस्पताल पहुंची और अपना काम खत्म करने के बाद, अपने पेशेंट को देखने के बाद सीधा मालती के पास पहुंची। मालती के पास पहुंचकर ज्योति ने देखा कि वह बहुत तड़प रही थी। मालती के बगल में मयंक खड़ा था और कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मयंक ने ज्योति को देखा और बोला, ज्योति तुम? ज्योति ने बोला, हाँ मैं। क्या हुआ, तुम्हारी इस बहन को कैंसर हो गया? मयंक ने बोला, हाँ। अब यह तो किसी के हाथ की चीज नहीं। ज्योति ने बोला, हाँ बिल्कुल, यह किसी के हाथ की चीज नहीं, लेकिन जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ। मैंने अपने दिल की गहराइयों से इस औरत को बद्दुआ दी थी। पता नहीं बद्दुआ कुछ होता या नहीं होता, लेकिन अगर होता है तो यह जान लो इसे मेरी ही बद्दुआ लगी है। एक डॉक्टर होते हुए भी मैं यह बात आज बोल रही हूँ कि यह कभी नहीं ठीक होगी। मैं यह व्यक्तिगत कारणों से बोल रही हूँ, क्योंकि अगर मैं डॉक्टर के रूप में बोलूँगी तो मैं तो यही बोलूँगी कि सब ठीक हो जाएगा, पर एक औरत के रूप में मैं ऐसा कभी भी नहीं चाहूँगी, क्योंकि इस नीच घटिया औरत ने मेरे अजन्मे बच्चे को मारा था। और वैसे भी मेरा तो इससे कोई लेना देना नहीं। मैं तो व्यक्तिगत तौर पर यह देखने आई थी कि जिस औरत ने मेरी ज़िंदगी तबाह की थी, आज उस औरत की ज़िंदगी तबाह हो रही है, तो मुझे सुकून मिलता है या नहीं। और सच जानो, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है। मयंक ने फिर चिल्लाकर बोला, कैसी औरत हो तुम? एक डॉक्टर होकर एक मरीज के दुख में तुम्हें सुख मिल रहा है? ज्योति ने बोला, नहीं, एक मरीज के दुख में मुझे सुख नहीं मिल रहा, बल्कि एक घटिया दिमाग वाली नीच औरत जो कभी मेरी ननंद हुआ करती थी और जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, और जिस घर से निकलते वक्त मैंने उसे जी भरकर बद्दुआएं दी थी, आज जब वह बद्दुआ रंग ला रही है तो उसके दुख में मुझे बहुत सुख मिल रहा है। और एक महामूर्ख पति के दुख में मुझे सुख मिल रहा है, जिसे अपनी बहन का दुख तो है, लेकिन अपने अजन्मे बच्चे की मौत का कोई दुख नहीं है। कभी जानना भी नहीं चाहा कि उसे दुनिया में आने से पहले किसने नहीं आने दिया। एक माँ पर इल्जाम लगा दिया कि उसने अपने बच्चे की हत्या की है। एक बार भी नहीं सोचा क्या एक माँ ऐसा कर सकती है। लेकिन आज एक बार फिर कुदरत ने मुझे मौका दिया है। उस दिन मैंने तुमसे कुछ नहीं कहा, लेकिन आज कान खोलकर सुन लो मयंक, तुम्हारे अजन्मे बच्चे को मैंने नहीं, तुम्हारी इस नीच घटिया बहन ने मारा था। और इसे कोई मेरी बद्दुआ नहीं लगी है, इसे भगवान ने इसके किए की सजा दी है, जिसने एक अजन्मे बच्चे को धरती पर आने से पहले ही खत्म कर दिया था। और उसने मालती की आंखों में देखा। मालती सब कुछ सुन रही थी और पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे। तब तक मालती की सास व्हीलचेयर पर वहां आई। वह पूरी तरह से लकवाग्रस्त थी, उसके पूरे शरीर पर पक्षाघात था। उसे देखकर ज्योति को समझ में नहीं आया कि वह भगवान के इंसाफ को क्या कहे। उसने मयंक से बोला, देख लो मयंक, इस माँ बेटी ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की थी, मेरा बच्चा मुझसे छीना था। एक औरत होते हुए इन लोगों ने एक औरत की कोख में उसके बच्चे को मार दिया था। आज भगवान उन्हें उनके किए की सजा दे रहा है। आज अपनी बहन और माँ की हालत देख लो मयंक। मयंक ने बोला, बकवास मत करो, मेरी माँ और मेरी बहन ऐसा कभी नहीं कर सकती। अपने किए का ठीकरा मेरी माँ और बहन के सर पर क्यों फोड़ रही हो? ज्योति ने बोला, हाँ मेरे किए का ठीकरा। वाह मयंक वाह, तुम्हारी माँ माँ है, वह ऐसा नहीं कर सकती। और मैं क्या थी? मैं भी एक माँ बनने वाली थी। तो तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो कि मैं अपने ही बच्चे की जान ले सकती हूँ? और अगर मैंने अपने बच्चे की जान ली होती ना, तो आज उनकी जगह मैं यहाँ पर होती। मयंक, हम कितना भी पढ़ लिख लें, लेकिन इस ब्रह्मांड में एक सर्वशक्तिमान शक्ति है जो हर किसी को उसके किए की सजा एक वक्त जरूर देती है। और आज तुम्हारी माँ और बहन को देखकर तो इस बात पर मेरा यकीन और पुख्ता हो गया है कि अगर मैं दोषी होती ना मयंक, तो आज इस बेड पर मैं पड़ी होती। लेकिन तुम तो शुरू से ही कान के कच्चे थे और अपने माँ और बहन को खुश करने के लिए अपना हंसता खेलता परिवार उजाड़ लिया। कहकर ज्योति ने अपनी सास की ओर देखा। उसकी सास की नजरें झुक गई, क्योंकि वह भले ही बोल नहीं सकती थी पर सुन सब रही थी। और अपनी बहन और माँ की झुकी हुई नजरें और पश्चाताप के आंसू देखकर मयंक को समझते देर नहीं लगी कि ज्योति जो कुछ भी बोल रही है सच बोल रही है। तब तक डॉक्टर मालती का चेकअप करने के लिए आए और ज्योति को वहां देखकर बोले, अरे डॉक्टर ज्योति, आप यहाँ क्या कर रही हैं कैंसर वार्ड में? ज्योति ने बोला, कुछ पुराने रिश्तेदार मिल गए थे तो बात करने चली आई, चलिए अब मैं चलती हूँ। कहकर ज्योति वहां से चली गई। डॉक्टर ने मयंक से बोला, डॉक्टर मयंक, आपकी बहन की हालत तो काफी सीरियस है, आप खुद एक डॉक्टर हैं, समझ सकते होंगे, या तो अब नहीं बचने वाली, लास्ट स्टेज चल रहा है कैंसर का, जितने दिन यह सर्वाइव कर ले। खैर आप खुद समझदार हैं, आप डॉक्टर हैं, देख लीजिए आप और क्या कर सकते हैं। कहकर डॉक्टर वहां से चला गया। कुछ देर के बाद मयंक ज्योति से मिलने उसके केबिन में गया। साथ में उसकी माँ भी थी व्हीलचेयर पर, जिसे मयंक खुद लेकर आया था। ज्योति को देखकर मयंक की माँ ने कोशिश की अपने हाथ जोड़ने की, लेकिन नहीं जोड़ सकी क्योंकि उसके हाथ नहीं उठ सके थे। लेकिन पश्चाताप से आंखों में वह ज्योति से माफी मांग रही थी। लेकिन ज्योति ने बोला, प्लीज अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से जाओ, मैं तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। मयंक ने बोला, ज्योति मैं जानता हूँ, मैं और मेरा पूरा परिवार तुम्हारा गुनहगार है,
आज मुझे सच्चाई पता चल चुकी है, जो मुझे मेरी माँ और बहन की आंखों में दिख रही है। और तुमने मुझे कई बार यह सच्चाई दिखाने की कोशिश की, लेकिन मैं नहीं देख पाया। ज्योति ने बोला, मयंक प्लीज तुम जा सकते हो, मुझे तुम लोगों से कोई गिला शिकवा नहीं। हाँ, मैंने अपने दिल से घर से निकलते वक्त बद्दुआ जरूर दी थी, और आज समझ में आ गया, दिल से निकली हुई बद्दुआ जरूर लगती है। खैर, तुम्हारी वह बीवी कहाँ है जो तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारे लिए लाने वाली थी, एक अनपढ़ गरीब घर से, जो कि उनकी नौकर बनकर जिंदगी भर उनकी सेवा करती और तुम्हारे खानदान का वारिस पैदा करती। मयंक ने बोला, कौन सी बीवी? मैंने आज तक शादी नहीं की। ज्योति ने बोला, क्या तुमने शादी नहीं की? पर तुम्हारी माँ और बहन तो मुझे उस दिन घर से निकालकर अपने लिए एक गुलाम और तुम्हारी बीवी लाने वाली थी, जो तुम्हें वारिस पैदा करके देती और जिंदगी भर तुम्हारी माँ और बहन के तलवे चाटती। मयंक ने बोला, तुम्हारे जाने के बाद मेरा प्यार और शादी पर से विश्वास उठ चुका था, क्योंकि मेरी बहन का घर भी टूट चुका था और मेरा घर भी टूट गया। इसलिए मैंने फैसला कर दिया था कि अब मैं कभी शादी नहीं करूंगा। मम्मी और मालती दीदी ने बहुत कोशिश की कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया कि मैं कभी शादी नहीं करूंगा। ज्योति ने बोला, हाँ, तुम्हारा शादी और प्यार पर से विश्वास जरूर उठ गया था, क्योंकि तुम्हारा और तुम्हारी बहन दोनों का घर टूट चुका था। लेकिन तुम्हारा और तुम्हारी बहन का घर टूटने का कारण तुमने हमेशा दोषी अगले को माना। लेकिन सच यह है, तुम्हारी बहन का घर तुम्हारी बहन ने खुद तोड़ा, और तुम्हारा घर भी तुम्हारी बहन ने तोड़ा, क्योंकि पति पत्नी में एक विश्वास का रिश्ता होता है। तुम्हें अपनी माँ और बहन पर तो विश्वास था, लेकिन जो अपनी सारी दुनिया छोड़कर तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर आई थी, उस पर तुम कभी विश्वास नहीं कर पाए। यही वजह थी तुम्हारे घर टूटने की। खैर, तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़े हो या नहीं बढ़े हो, वह तुम्हारी मर्जी, तुम जानो। तुम मेरी जिंदगी का एक अतीत थे, और एक घटिया अतीत जिसे मैंने कभी प्यार किया था, और वह मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा गलत फैसला था, एक महामूर्ख प्राणी से प्यार करना। पर अब मैं अपनी जिंदगी में काफी आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरी एक 12 साल की बेटी है जो हॉस्टल में रहती है, और मेरे पति एक साइंटिस्ट हैं जो इस वक्त 5 सालों के लिए अमेरिका में काम कर रहे हैं, और मैं यहाँ सर्विस कर रही हूँ। बेटी की पढ़ाई न डिस्टर्ब हो, इसलिए मैंने उसे हॉस्टल में डाल रखा है। मैं अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। मेरा एक खुशहाल परिवार है और मैं बहुत खुश हूँ। मैंने एक बहुत ही समझदार व्यक्ति से शादी की है। अब तुम जा सकते हो, दरवाज़ा उधर है, कहकर मालती ने अपनी चेयर दूसरी तरफ घुमा ली, और मैं अपनी माँ की व्हील चेयर लेकर दरवाजे से बाहर निकल रहा था कि अचानक ज्योति ने बोला, जाते जाते एक बात और सुनते जाओ मयंक। आज तुम्हारे माँ और बहन की सेवा तो तुम कर ले रहे हो, लेकिन जब तुम इस अवस्था में आओगे, तुम्हारी सेवा करने वाला कोई नहीं होगा, और इसके लिए तुम खुद जिम्मेदार हो। अब तुम जा सकते हो। और ज्योति ने एक सुकून भरी सांस ली। आज उसका दिल बहुत हल्का महसूस कर रहा था।